देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा, उसके बाद हम लोग इनकम्प्लीट वाला भी पढ़े, ठीक है, जिसमें हमें इक्विवेलेंट करके देखना था। अब हम लोग नया मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो काफी आसान होता है, लेकिन इसका थ्योरी मतलब जो इसका एक्चुअली किस तरह से ये काम कर रहा है वो पता होना जरूरी है। तो देखो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या होता है। पहला बात है कि यहाँ पर पहले दिया मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का बात ये होता है कि मान लो हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट ये प्रोसेस वन में सपोज प्रोसेस होगा और एक आउटपुट मिलने वाला था, लेकिन इसके जगह अगर हमें मोर देन वन आउटपुट मिल जाता है, जैसे कि आउटपुट वन, आउटपुट वन, आउटपुट टू, आउटपुट थ्री, बट ये हमें नहीं पता था, ठीक है, मतलब ऐसा हम लोगों ने सोचा नहीं था, बट ऐसा हुआ कि एक के जगह मोर देन वन प्रोडक्ट हमें मिल गए एक साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। और भी इसका मतलब फीचर्स होता है, तो देखो क्या बोल रहा है, इन सेवरल इंडस्ट्रीज मोर देन वन प्रोडक्ट इमर्ज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो एज ए आउटपुट हमें मिला। These products are sometimes produced intentionally, while in some cases they are emerged out of main manufacturing process. तो कभी कभी हम लोग intentionally more than one product produce करवाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो automatically process होके आ जाता है, ठीक है। Such products are termed as either joint product or by product, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो टर्म दिया है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक चीज अगर ध्यान दो तो दो चीज बोला था, एक होता है इंटेंशनली हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक होता है वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होके आ जाता है, हम लोगों ने उस पर कुछ स्पेशल एक्टिविटी नहीं किया बट वो प्रोड्यूस होके आ गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में डिफरेंसेस है, क्या है देखो, दो sometimes these terms are used interchangeably, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। क्योंकि कभी कभी हम लोग इसको एक ही वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं इंटरचेंज करके, मतलब जो जॉइंट प्रोडक्ट है वही बाई प्रोडक्ट है, जो बाई प्रोडक्ट है वही जॉइंट प्रोडक्ट है, इंटरचेंजेबली हम लोग इसे यूज करते हैं, बट इसमें एक मेजर डिफरेंसेस होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन देम। सिमिलरली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ऑफ द टू, एंड हेंस इट इज एसेंशियल टू डिफाइन क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस पैरा में क्या बोला है, पैरा में ज्यादा कुछ बोला नहीं है, बोल रहा है कि बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसा होता है जहां पर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हुए एक से ज्यादा आउटपुट हमें मिल जाता है। तो कभी कभी इंटेंशनली मिलता है, कभी कभी हम लोग मतलब नहीं चाहते तब भी आउटपुट हमें मोर देन वन मिल जाता है। तो ये जो आउटपुट आता है इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट, जबकि ये दोनों में एक डिफरेंस मतलब मेजर डिफरेंसेस है और दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग है, फिर भी इसे कभी कभी इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इस पे जो डिफरेंसेस है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सीमा टर्मिनोलॉजी डिफाइंस जो है कि जॉइंट प्रोडक्ट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, टू और मोर प्रोडक्ट सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग ईच having a sufficiently high volume to merit recognition as a main product. Joint product imply that they are produced from the same basic raw material, are comparatively of equal importance, are produced simultaneously by a common process and may require further processing after the पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। इसको जॉइंट प्रोडक्ट बोल रहा है, ये समझा देता है। देखो ये जो भी मैंने पैरा पढ़ा इसका मतलब हम समझा देते हैं। क्या बोल रहा है कि सीमा में, सीमा जो है, सीमा लंदन जो होता है, ठीक है, वहां पर टर्मिनोलॉजी जो डिफाइन किया गया है जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में, जो टर्म जॉइंट प्रोडक्ट है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, दो या उससे ज्यादा, टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग, किसी एक प्रोसेस के थ्रू से जब हम लोग इसे मतलब सेपरेट करते हैं, ठीक है, ईच हैविंग ए सफिशिएंटली हाई वैल्यू टू मेरिट रिकॉग्निशन एज ए मेन प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग इसे एक को मेन प्रोडक्ट बोलेंगे, एक को जॉइंट। मतलब देखो जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं, मोर देन वन आउटपुट आ रहा है, लेकिन उसमें से एक आउटपुट जो है वो हम लोग तो चाह ही रहे थे, सपोज मान लो हमें आउटपुट वन का तो रिक्वायरमेंट था ही, लेकिन उसके साथ साथ ये दो भी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो एक जो हमें चाहिए ही था वो मेन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। और बाकी जो है उसे हम लोग बोल सकते हैं जॉइंटली प्रोड्यूस हुआ तो जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है।
और बाई प्रोडक्ट किसे बोलते हैं वो भी हम थोड़ा सा इसी में बता देते हैं, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मेन प्रोडक्ट, व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट, व्हाट इज बाई प्रोडक्ट। तो मान लो ये टारगेट था कि प्रोसेस करने के बाद आउटपुट 1 आएगा, आउटपुट 1 हमारा मेन प्रोडक्ट था, लेकिन उसके साथ साथ और 2 भी आ गया, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 2 का जो मार्केट वैल्यू है वो है, सपोज ये मार्केट में सेल हो जाएगा 20 रुपए में, जबकि आउटपुट 3 का मार्केट वैल्यू है 10 पैसा, ठीक है। डिफरेंसेस देखो, इकोनॉमिकल वैल्यू देखो, ये कहाँ 20 रुपए में बिकेगा और ये 10 पैसे में, और इसका भी अच्छा खासा वैल्यू होगा क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट है। तो इकोनॉमिकल वैल्यू जिसका कम होगा, जॉइंट प्रोडक्ट के हिसाब से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू सबसे कम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर वही चीज बोला है, देखो यहाँ पर सफिशिएंटली हाई वैल्यू टू मेरिट रिकॉग्निशन एज अ मेन प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट्स इंप्लाई दैट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम बेसिक रॉ मटेरियल। यहाँ पर एक रॉ मटेरियल दिया और इतना सारा आउटपुट आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। आर कंपैरेटिवली ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बाय कॉमन प्रोसेस। मतलब आउटपुट 1 के तरह ही आउटपुट 2 का भी वैल्यू देखो एक ही जैसा है। जैसे मान लेते ये 22 रुपए में बिकेगा, ये 20 रुपए में, तो ये बोल रहा है कि इक्वल इंपॉर्टेंस जिनका है उनको हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, सॉरी जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। और जिसका नहीं है, यहाँ पर देखो प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बाय ए कॉमन प्रोसेस एंड मे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। हाँ, यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज्यादा बोला नहीं है, बोला ही नहीं है, बाई प्रोडक्ट मैंने समझा दिया। तो इक्वल वैल्यू वाला होता है, मेन प्रोडक्ट के साथ इक्वल वैल्यू वाला जो प्रोडक्ट हमें एज ए आउटपुट मिलेगा उसे हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट मिलेंगे बोलेंगे, ठीक है। और फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, मान लो ये 20 रुपए में मार्केट में बिक जाएगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दे, मतलब इस पे और कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा दे, तो ये सपोज सेल हो जाएगा 21 रुपीज में, ठीक है, और 1 रुपए ज्यादा में इसे बेच सकते हैं। तो इस पे हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, मतलब इस पे और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव लगे तो, ठीक है। मतलब खर्चा करने के बाद उसका सेल प्राइस भी तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर मॉडिफाइड करके तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का एक बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस देखो, जो मैंने पहले ही बोला कि जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट में डिफरेंसेस क्या है। को प्रोडक्ट, ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट आर फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड विद को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट को बहुत से लोग एक जैसा ही मान लेते हैं, लेकिन हाउएवर देयर इज significant difference between the two. The former मतलब ये joint product being indivisible and latter divisible। तो ये जो है को प्रोडक्ट जो है ये डिविजिबल होता है जबकि ये इनडिविजिबल होता है। कॉमन कॉस्ट आर एलोकेबल अमंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परफॉर्म्ड बिकॉज ईच ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड सेपरेटली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन कॉस्ट लगाते हैं, मतलब जब हम लोग यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं तो मान लो रॉ मटेरियल दिया, ठीक है, लेबर दिया, ओवरहेड दिया, तो ये कॉमन कॉस्ट दिया, और उसके बाद हम लोग का मान लो 3 आउटपुट आ गया, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। तो ये 3 तरह के आउटपुट पाने के लिए हम लोगों ने एक ही खर्चा किया है, एक ही तरह। ऐसा तो नहीं है कि आउटपुट 1 के लिए अलग से किया, आउटपुट 2 के लिए अलग से किया, ऐसा नहीं है। कॉमन कॉस्ट हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, among products or services performed because each of the product or services could have been obtained separately, ठीक है। उसके बाद therefore any shared cost of obtaining them can be meaningfully allocated on the basis of relative usage of the common facilities। बोल रहा है हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है, देखो इस चैप्टर में जो सीखना है अभी यहाँ पर वही बोल रखा है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। मान लो ये सारा खर्चा मिला के 10,000 हुआ, 10,000 रुपए खर्चा करके हमें ये 3 तरह का आउटपुट मिला, मान लो ये मिला है 100 यूनिट, ये मिला है 50 और ये मिला है 80 यूनिट, ठीक है। अब पता ये करना है कि ये 100 यूनिट बनाने का खर्चा कितना है, 10,000 तो नहीं है क्योंकि 10,000 से तो सिर्फ ये नहीं आया, ये तीनों आया है। तो ये 10,000 का खर्चे का कितना पोर्शन आउटपुट 1 के लिए है, कितना आउटपुट 2 के लिए है और कितना आउटपुट 3 के लिए है, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझाया, देखो द कॉस्ट ऑफ फ्यूल और पावर मे बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम्स एंड मीटर्ड यूज्ड usage. Co-product do not always arise from the same operation or raw material and quantity of co-product is within the control of manufacturer। तो को प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर, उसका प्रोडक्शन जो है मैन्युफैक्चरर चाहे तो उसका क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकता है, बट इसका क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है जॉइंट प्रोडक्ट का। दस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कार, जीप एंड ट्रक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंसर्न, ठीक है। क्योंकि
को प्रोडक्ट जो है ये इसको क्या कर सकता है, या इसको कंट्रोल कर सकता है मैन्युफैक्चरर कि कितना प्रोड्यूस करना है। इसीलिए कार इंडस्ट्री में कितने क्वांटिटीज में कार बनाना है, जीप इंडस्ट्री में, ट्रक इंडस्ट्री में, ठीक है, कितना प्रोड्यूस करना है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है, मैन्युफैक्चरर उसे प्रोड्यूस कर पाएगा। और यहाँ पर क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ फ्यूल और पावर में बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट। कॉस्ट जो फ्यूल और पावर जो यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग का जो है ये सब जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से बोल रहा है कि फ्यूल कॉस्ट या फिर पावर कॉस्ट में बी एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स। क्योंकि देखो जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो फ्यूल का खर्चा हो रहा है या पावर का खर्चा हो रहा है वो तो उस प्रोडक्ट में ही हम लोग एलोकेट करेंगे, मतलब वो तो कस्टमर से ही रिकवर करेंगे ना। तो वही बोल रहा है प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन प्रोडक्शन वॉल्यूम, तो वो कितना वॉल्यूम में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कितना यूज हो रहा है, पावर है तो कितना मीटर यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज बोल रहा है, को प्रोडक्ट डू नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम द सेम ऑपरेशन और रॉ मटेरियल एंड द क्वांटिटी ऑफ को प्रोडक्ट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो को प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर अपने कंट्रोल में रख सकता है कि कितना प्रोडक्शन करना है और कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, जबकि जॉइंट प्रोडक्ट का ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ फीचर्स देखो क्या क्या है। जॉइंट प्रोडक्ट आर द रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सेम रॉ मटेरियल एंड सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो बार बार हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, एक तरह का ही ऑपरेशन हुआ और उससे 3 आउटपुट आ गया, दैट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। द प्रोसेसिंग ऑफ ए पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में रिजल्ट इनटू आउटपुट ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट। एक रॉ मटेरियल हम लोगों ने एज ए इनपुट दिया और हमें मोर देन 1 जो है आउटपुट मिल गया, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सारा जो प्रोडक्ट आएगा आउटपुट वो सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही आएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर ऑफ सेम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट तो उसे ही बोलेंगे ना जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो सेम होगा मेन प्रोडक्ट की तरह। इन अदर वर्ड्स द सेल्स वैल्यू ऑफ दोस प्रोडक्ट मे बी मोर और लेस सेम एंड नन ऑफ देम कैन बी टर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेम होना चाहिए, मेजर या मेन प्रोडक्ट के साथ अगर सेम होगा इकोनॉमिकल वैल्यू तभी जाके जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे, अदरवाइज उसी में से कोई बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। The product are produced intentionally, which implies that the management of the concerned organization has intention to produce all the product। तो normally ये माना जाता है कि joint product जो है वो intentionally ही produce करवाया जाता है, ठीक है। और इसकी ये चीज बोल रहा है which implies that the management of the concerned organization has intention to produce all the product। और ये intentionally produce करवाया जाता है, और ये किसके मतलब किसके कहने पे होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैनेजमेंट चाहे तो वो मोर देन प्रोडक्ट एज ए आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी का देखो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस देखा ना जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये जो है मैनेजमेंट के कंट्रोल में रहेगा, मैनेजमेंट चाहे तो वो प्रोड्यूस करवा सकता है। सम ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग और मे बी सोल्ड डायरेक्टली आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट कौन सा होता है, ये मान लो यहाँ पर हम लोगों ने रॉ मटेरियल दे दिया और यहाँ पर 3 प्रोडक्ट आ गया, ये जो पॉइंट है जहां पर ये स्प्लिट हो रहा है इस पॉइंट को बोला जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब ये जो मान लो एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट आ गया जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये डायरेक्टली भी मार्केट में अगर सेल होगा तो सेल कर देंगे, अगर इसमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग का जरूरत होगा तो फर्दर प्रोसेस करके इसको हम लोग सेल कर सकते हैं। The manufacturing process and raw material requirement is common up to a certain stage of manufacturing. After the stage is crossed, further processing becomes different for each product। जैसे यहाँ पर जो खर्चा दिया गया उसी के वजह से XYZ आया, अब X को फर्दर प्रोसेस करने का अलग सिस्टम हो सकता है, Y को फर्दर प्रोसेस करने का अलग सिस्टम हो सकता है, Z को फर्दर प्रोसेस करने का अलग सिस्टम हो सकता है। तो पहले एक बार जॉइंट कॉस्ट के थ्रू से ही सारा काम होगा, उसके बाद सेपरेट कॉस्ट जो है अप्लाई किया जाता है ताकि फर्दर प्रोसेस किया जाए। तो ये जो खर्चा होता है इसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग आफ्टर स्प्लिट अप कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, तो फर्दर प्रोसेसिंग बिकम्स डिफरेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। दस स्टेज इज नोन एज, ये वाला जो स्टेज है इसी को हम लोग बोलेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये मैंने दिखाया। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहां तक का जो भी खर्चा हम लोगों ने एलोकेट किया है उसे हम लोग जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे, और इसी कॉस्ट को हमें अपोर्शन करना है हर एक प्रोडक्ट पे वो कितना करके एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो जॉइंटली जा रहा है और इतना सारा प्रोडक्ट आ गया। अब ये ढूंढना पड़ेगा कि एक्स के लिए कितना कॉस्ट लगा, वाई के लिए और जेड के लिए। ना मैनेजमेंट हैज लिटिल और नो कंट्रोल ओवर द रिलेटिव क्वांटिटीज, ठीक है। तो मैनेजमेंट का क्या है,
बहुत ही कम, या फिर बोलो तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है इस तरह के, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स दैट विल रिजल्ट, मतलब क्वांटिटी यूनिट कितना आएगा उस पे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रख सकती है। जॉइंट प्रोडक्ट आर कॉमनली प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, कहाँ कहाँ होता है, केमिकल, ऑयल रिफाइनिंग, माइनिंग, meat packing, automobile, etc. In oil refining, fuel, oil, petrol, diesel, kerosene, lubricating oil are few examples of joint product. Oil refining में क्या होता है, oil के अलावा भी क्या क्या मिल जाता है, देखो फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल, ये सब एक साथ मिल जाता है, ठीक है, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। और भी जॉइंट प्रोडक्ट का एग्जांपल होता है, जैसे मान लो मिल्क, ठीक है, मिल्क जो डेयरी इंडस्ट्री होता है वहां पर हम लोग को मान लो जो मिल्क है वो हम लोग का मेन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन मिल्क हम लोग प्रोड्यूस करके उसको फर्दर प्रोसेस करके वहां से जैसे कर्ड यानी दही, ठीक है, घी, मक्खन, बटर, ये बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ मान लो लस्सी हो सकता है। अब इसमें से सबसे कम जो कॉस्ट वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो हम लोग का जो है बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो दूध के बराबर का मतलब हमें इकोनॉमिकल वैल्यू देगा उसे हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये डेयरी इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब जैसे ये मीट पैकिंग वाला बोला, यहाँ पर क्या होता है कि मीट जो सेल होता है वो बाकी जो उसका मतलब बचा हुआ पोर्शंस रहता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिक जाते हैं, ठीक है। तो वो मीट पैकिंग इंडस्ट्री में भी ये चीज फॉलो होता है। अच्छा, अब देखो, अब हमें देखना है कि कैसे ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट को हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड टू डिस्कस द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन केस ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, इट विल बी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स। तो कुछ टर्म्स हमें पता होना चाहिए, जैसे कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो तो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया भी कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देखो, इन ए डेयरी सेवरल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, घी, बटर, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम एटसेट्रा में बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दूध मेन प्रोडक्ट हो गया, दूध से हम लोग इसको फर्दर प्रोसेस करके, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं होगा, इस पे कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है, कुछ मेथड अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो दूध से हमें घी मिले, बटर मिले, मिल्क पाउडर मिले, आइसक्रीम मिले, ठीक है। द कॉमन मटेरियल इज milk. The pasteurization of milk is a common process for all the product, and after this process each product has to be processed separately, ठीक है। पहले जो दूध जिस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर दूध को मतलब यूजेबल जो बना रहे हैं, ठीक है, वो तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन घी बनाने का प्रोसेस अलग होता है, फिर उसका बटर बनाने का प्रोसेस अलग होता है, मिल्क पाउडर अलग प्रोसेस है, आइसक्रीम अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस इस पे अप्लाई होगा। द पॉइंट इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट बिकॉज द जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड बिफोर दिस पॉइंट इज टू बी अपोर्शन अप्रोप्रिएटली इन द जॉइंट प्रोडक्ट। क्या होगा, हमें अगर मिल्क प्रोडक्शन करने के बाद इतने सारे चीज मिल रहा है तो हमें ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मिल्क को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट हमें पता है कि हम लोगों का मिल्क प्रोड्यूस जो डेयरी इंडस्ट्री है वहां पर जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो हमें पता है कि किस तरह से हो रहा है। मतलब देखो, वैसे तो हमें मिल्क के लिए गाय चाहिए, फिर उसको जो मतलब पैकेटिंग किया जा रहा है, ठीक है, उसका जो प्रोसेसिंग किया जा रहा है वो तो उसका एक खर्चा है, ठीक है। वो हो गया हमारा दूध प्रोडक्शन वाला काम, लेकिन बाकी उससे जो भी बनेगा वो फर्दर प्रोसेसिंग कहलाएगा, ठीक है, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो दूध प्रोडक्शन तक का जो खर्चा है उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां तक दूध प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा है। दिस इज अ पॉइंट अप टू विच इनपुट फैक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट। जैसे मैंने ये बताया, देखो यहाँ पर सेपरेट हो गया, तो ये एक बार हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं उससे हमें 3 तरह का आउटपुट सपोज मिल रहा है। तो ये इनपुट फैक्टर्स आर, ये जो इनपुट फैक्टर्स जैसे कि रॉ मटेरियल दे दिए, लेबर दे दिए, ओवरहेड दे दिए, ये कॉमनली यूज हो रहा है मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वैसे मिल्क के ऊपर तो रॉ मटेरियल वगैरह नहीं जाएगा, जो भी हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारा मतलब रिसोर्सेस है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारा खर्चा करने के बाद हमें मिल्क मिल रहा है। तो अप टू स्प्लिट अप पॉइंट तक का जो भी खर्चा है, ठीक है, जॉइंटली होता है। अच्छा, विच कैन बी आइदर जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलता है इसमें, जॉइंट प्रोडक्ट भी हमें मिल सकता है, बाई प्रोडक्ट भी मिल सकता है। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा होगा, बाई प्रोडक्ट मतलब जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ही कम होगा। आफ्टर दिस पॉइंट द जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स गेन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली पहचानते हैं कि कौन सा जॉइंट प्रोडक्ट है, कौन सा बाई प्रोडक्ट है। कैसे पहचानेंगे, जो मार्केट में ज्यादा वैल्यू देगा वो जॉइंट, जैसे मान लो घी, बटर, ये सब का जो
प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू आइसक्रीम वगैरह। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है ये इसका इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अप टू सर्टेन स्टेज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द सेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट के लिए एक सर्टेन पॉइंट तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है सेम होता है, एंड ए स्टेज कम आफ्टर विच द इंडिविजुअल प्रोसेसिंग बिकम्स डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट। और एक पॉइंट के बाद क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है अलग अलग जो है प्रोडक्ट पाने के लिए। जैसे आइसक्रीम पाने का प्रोसेस अलग हो जाएगा, घी का प्रोसेस अलग हो जाएगा, बटर का प्रोसेस अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो मैंने पहले भी वैसे बोला है, ठीक है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये हो गया। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब वो पॉइंट हो गया जहां तक सारे इनपुट फैक्टर कॉमनली यूज किए जाते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट को पाने के लिए। अब जॉइंट कॉस्ट का मतलब देखो, जॉइंट कॉस्ट का मतलब होता है कि आउटपुट पाने के पहले जो भी कॉस्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एज ए इनपुट, ये देखो जॉइंट कॉस्ट इज द प्री सेपरेशन, मतलब सेपरेट होने के पहले का कॉस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड इनपुट फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट। मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के पहले जॉइंटली जो कॉस्ट को यूज किया जाता है एज ए इनपुट, उसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे। या फिर इन अदर वर्ड्स, ऑल कॉस्ट इनकर्ड बिफोर और अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले तक का जितना भी कॉस्ट लगेगा आर टर्म्ड एज जॉइंट कॉस्ट और प्री सेपरेशन कॉस्ट, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट का और एक नाम भी क्या होता है, प्री सेपरेशन कॉस्ट, मतलब सेपरेट होने के पहले का, मतलब मोर देन वन आउटपुट पाने के पहले का। एंड द अपोर्शनमेंट ऑफ दिस कॉस्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट अकाउंटिंग। और क्या बोल रहा है, अपोर्शनमेंट ऑफ दिस कॉस्ट, ये जो कॉस्ट को हम लोग अपोर्शन करेंगे यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट हम लोग एक साथ दे रहे हैं, अब हमें ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। क्यों कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो सेल कैसे करेंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, कितना प्रॉफिट लगाए नहीं समझ पाएंगे। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर पोस्ट सेपरेशन, ठीक है, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये भी बोलते हैं, एंड कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। ये क्योंकि अलग अलग ही अप्लाई किया जाता है तो हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या खर्चा है। जैसे मान लो दूध से बटर बना है, तो अब दूध बन रहा है वहां तक का खर्चा हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो ये बटर बन रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बटर बन रहा है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हमें अलग से पता चल जाएगा कि आइसक्रीम बनाने का खर्चा इतना है, बटर का इतना है, या फिर घी का इतना है। अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है, देखो बहुत सारा मतलब रूल्स होता है, रूल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 मेथड्स दे रखा है, देखो इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द कॉस्ट इज टू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। वही कि हमें जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन मतलब क्या करना है, भाग करना है। अपोर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान लो मैंने बोला कि 3 प्रोडक्ट आया स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट दिया था, यहाँ प्रोसेस हुआ था। तो यहाँ पर मान लो 10,000 का खर्चा किया, तब 10,000 के खर्चे में इसमें कितना अपोर्शन होगा, इसमें कितना होगा और इसमें कितना अपोर्शन होगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। As discussed earlier, the manufacturing process is same up to a certain stage, and after crossing the stage, each product has distinct manufacturing process। एक पार्ट तक ये इसका सारा प्रोसेसिंग सिस्टम इसी पर डिपेंड कर रहा है, इसी से एक्स वाई जेड आ रहा है। अब एक्स को अगर फर्दर प्रोसेस करना है, वाई को फर्दर प्रोसेस करना है, जेड को फर्दर प्रोसेस करना है, तो हम लोग डिस्टिंक्ट प्रोसेस यूज कर सकते हैं। हमें क्या आउटपुट चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Therefore, the main problem is apportion of the joint cost, क्योंकि एक्स में 1,000 रुपए खर्चा किया और एक्स को और भी मॉडिफाइड कर दिया। मान लो अभी एक्स जो है वो x1 के तरह हो गया, मतलब ये थोड़ा मॉडिफाई हो गया और इसको मैंने नाम दे दिया xy। अब मान लो यहाँ पर मैंने 500 रुपए खर्चा किए, ये y1 हो गया। यहाँ पर मान लो 700 रुपए खर्चा किए, ये z1 हो गया। ये जस्ट मैंने बताया कि इसका जो मतलब जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जा रहा है, क्योंकि इस पे हम लोगों ने खर्चा वगैरह किया, तो ये अपीयरेंस बहुत तरीके से चेंज हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर x को x1 दिखाया, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहाँ तो पता ही चल रहा है, यहाँ 1,000 खर्चा किया, 500 या 700, बट यहाँ 10,000 का कितना x और y और z पे है वही तो आइडेंटिफाई करना है। देयरफॉर द मेन प्रॉब्लम इज अपोर्शन ऑफ द जॉइंट कॉस्ट और द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, अप टू, ठीक है, यहाँ तक का जितना। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट विल बी कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट ड्यूली अपोर्शन प्लस द कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बोल रहा है कि तो कोई भी एक प्रोडक्ट जैसे एक्स का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, अब 10,000 में से जितना खर्चा एक्स के ऊपर अपोर्शन किया जाएगा, सपोज अगर एक्स के ऊपर अपोर्शन किया जा रहा है 4,000, तो एक्स का टोटल कॉस्ट हो गया इधर 4,000 इधर 1,000, मतलब ये पूरा मार्केट में सेलेबल होने के पहले इस पे हम लोगों ने 5,000 रुपए का खर्चा किया है, ठीक है।
ये चीज बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट कैसे होगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज द जॉइंट प्रोडक्ट विल बी कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्प्लिट अप पॉइंट ड्यूली अपोर्शन प्लस द कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट अप पॉइंट। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ चार्जिंग द कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द स्प्लिट अप पॉइंट एज द कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। ये चार्ज करना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो आइडेंटिफाइबल है, एकदम दिख ही रहा है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना खर्चा किया है। द मेन प्रॉब्लम देयरफॉर इज दैट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शन करना ही मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेथड हमें बता रखा है जिसके हेल्प से हम लोग जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर सकते हैं। पहला मेथड का नाम क्या है, देखो फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड देखो क्या होता है। अंडर दिस मेथड कॉस्ट अपोर्शन इज मेड इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। मान लो एक्स बना है 500 यूनिट, वाई बना है 1000 यूनिट, ठीक है, और जेड बना है 1500 यूनिट। तो हम लोग ये जो आउटपुट हमें मिला, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने इनपुट दिया था, सपोज इनपुट दिया था 10,000 रुपए का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 5:10:15 में ये 10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके ये बताएंगे कि एक्स का खर्चा कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है। वही चीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। द फिजिकल मेजर्स में भी यूनिट। अब फिजिकल मेजर्स किस में हो सकता है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो यूनिट में हो सकता है, वो पाउंड में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, अगर लिक्विड है कुछ किलोस में हो सकता है, टन, गैलन एटसेट्रा। जो भी दिया हुआ रहेगा हमें वही यूज करना पड़ेगा। तो एक फिजिकल क्वांटिटी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एजम्पशन लगाएंगे कि जितना जो प्रोडक्ट जितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है उसका खर्चा उस हिसाब से एप्लीकेबल कर देंगे। नेक्स्ट है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड the joint cost is apportioned to the joint product by computing the average unit cost of the product unit। हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालना है प्रोडक्ट यूनिट्स का। जैसे मान लो 10,000 रुपया खर्चा हुआ है, इसमें प्रोड्यूस हुआ है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स लिया था, 500 यूनिट एक्स, ठीक है, 1000 यूनिट वाई और 700 यूनिट, इसको 500 कर देते हैं, 500 यूनिट जेड, ठीक है। तो 10,000 टोटल खर्चा हुआ है, यूनिट कितना हो गया है 2,000, तो एवरेज कॉस्ट यूनिट कितना हो जाएगा 5 रुपए करके, ठीक है। द एवरेज यूनिट कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। सारे प्रोडक्ट का जितना यूनिट बन रहा है और जितना कॉस्ट लगा है, ये सबको डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा एवरेज यूनिट कॉस्ट, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल वेयर ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर यूनिफॉर्म। अब देखो यहाँ से हमें एमसीक्यूज वगैरह पूछ सकता है कि हम लोग को ये बताया जा रहा है कि ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑल प्रोडक्ट। द मेथड इज, कब ये मेथड यूजफुल होगा, ठीक है, जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर यूनिफॉर्म, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, अलग अलग तरह का नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ फीचर्स में सिमिलरिटीज अगर होता है, देखो सिमिलरिटीज नहीं होने से एवरेज कैसे करेंगे, जैसे सोचो मैथमेटिकली, क्या हम लोग किलोग्राम के साथ सेकंड का या मिनट का टोटल करके उसका एवरेज कर सकते हैं? नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा तो एवरेज कैसे बनेगा। तो एवरेज जब भी आएगा, कहीं भी आए, चाहे वो कॉस्ट हो, अकाउंट हो, कुछ भी हो, तो इतना समझो कि यूनिफॉर्मिटी है, तभी जाके एवरेज बन सकता है। ईच अदर इन ऑल द रेस्पेक्ट्स दिस मेथड विल नॉट बी यूजफुल इफ द प्रोडक्शन यूनिट्स आर नॉट सिमिलर विद ईच अदर। अगर सिमिलर नहीं है तो इसको यूज करना बेकार है, क्योंकि एवरेज जो निकलेगा वो गलत ही निकलेगा, क्योंकि अगर सिमिलर चीज नहीं होगा तो एवरेज कैसे कर सकते हैं। फिर बोला है देखो वेटेड एवरेज मेथड। ये क्या होगा, अंडर दिस मेथड वेट्स आर असाइंड टू ईच यूनिट बेस्ड अपॉन साइज ऑफ द यूनिट, ठीक है। यूनिट के साइज देख के हम लोग उस पर वेट जनरेट करेंगे। जैसे मान लो अगर ज्यादा यूनिट जिसपे बना है, मान लो 3 तरह का प्रोडक्ट बना है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये है 1000 यूनिट, ये है 1200, ये 1500, मैंने इसी तरह से दे दिया, तो इसमें वेट 1 दे दिया, 2 और यहाँ पर 3, 1 2 3 इस तरह से दे दिया। वेटेज को मैंने, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ तो मैंने वेट को भी इंक्रीज कर दिया, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग वेट असाइन करेंगे। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, ठीक है। डिफरेंस इन टाइप ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, मटेरियल कंजम्पशन, मार्केट शेयर, एफर्ट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो डिफरेंसेस होगा, ये जो वेट्स में डिफरेंसेस होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि कौन से काम में कितना लेबर इंप्लॉयड हुआ है, कितना मटेरियल कंजम्पशन हुआ है, मार्केट शेयर क्या है, एफर्ट्स ऑफ लेबर क्या है, ये चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। द जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज वेट्स असाइंड टू द ईच प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट
के लिए जो वेट हम लोगों ने असाइन किया है उसी हिसाब से जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हो जाएगा. दिस मेथड इज हाईली यूजफुल इन द वेट्स असाइन आर on objective basis. If subjective elements creeps in the method may not give an accurate रिजल्ट. तो ये ऑब्जेक्टिव में मतलब ऑब्जेक्टिव बेसिस अगर हम लोग सोचे तो ये बेस्ट है, मतलब बेटर है. अगर हम लोग इसे सब्जेक्टिव बेसिस में मानेंगे तो ये हम लोगों का बेटर रिजल्ट नहीं देगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा. नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस मेथड. सेलिंग प्राइस मेथड में क्या होगा, देखो अंडर दिस मेथड द जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ये सबसे मतलब ज्यादा यूज होता है. ठीक है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू क्या है ये पहले सोच लेंगे. जैसे यहाँ पर इनपुट दे दिया, ये प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है. ठीक है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहाँ से ये सब प्रोडक्ट आ गया एक्स वाई जेड फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ये कितने में बिकेगा, फर्दर प्रोसेस का सवाल ही नहीं है. ठीक है, पहले ये देखो कि यहाँ पर अगर ये बिक जाता है तो इनका सेल्स वैल्यू क्या है. द लॉजिक इज दैट द प्रोडक्ट शुड बियर द शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स सेल प्राइस. यहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि इनके सेल्स प्राइस के हिसाब से जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे. इफ सेल प्राइस इज हायर, अगर सेल प्राइस ज्यादा होगा देन दैट ऑफ द अदर प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट से जिसका सेल प्राइस जितना ज्यादा होगा मोर शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट शुड बी चार्ज टू दैट प्रोडक्ट. मान लो ये 10 रुपए में बिकेगा, ये 15 रुपए में और ये 7 रुपए में. क्योंकि ये 15 रुपए में बिकेगा तो इसके ऊपर कॉस्ट सबसे ज्यादा अप्लाई करेंगे. अब ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तभी हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, joint cost should be charged to same. अच्छा, though logically this method seems to be sound in practice, charging higher share of joint cost to the product with higher sales value may not be justified due to the fact that lesser effort are required for manufacturing of the same. अच्छा देखो इसका एक मतलब ये ज्यादा यूज नहीं होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है. ये डिपेंड करेगा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि कौन सा ज्यादा यूज होगा. तो यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक बोल रहा है. ड्रॉबैक क्या बोल रहा है, हम लोगों ने सोचा ये 15 रुपए में बिकेगा तो इसको प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ होगा, तो हम लोग बोल रहे हैं इसका कॉस्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक कर सकते हैं. क्या मिस्टेक कर सकते हैं, हो सकता है ये 15 रुपए में बिक रहा है बट इसको बनाने का एफर्ट उतना नहीं लगा जितना एक्स और जेड को लगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फालतू में इसका कॉस्ट ज्यादा करते रहे. तो ये हमेशा सही जो है आंसर नहीं भी दे सकता है. ठीक है, तो ये होता है सेल प्राइस मेथड, बट इसका ड्रॉबैक भी हमें बताया गया है. ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, फिर हम लोग बाकी चीजों को पढ़ेंगे. जैसे देखो ये वाला क्वेश्चंस करते हैं, इलास्ट्रेशन 34. देखो अच्छा क्या बोला है, देखो एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एक्स कॉमा वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए विच यील्ड्स टू बाई प्रोडक्ट बी एंड सी. अच्छा ये कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड. ठीक है, इन्होंने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया ए जिसके साथ साथ और भी दो प्रोडक्ट आ गया बी एंड सी. तो इसको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं. ये देखो यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा था, कोई एक प्रोसेस हो रहा था जिससे हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि ए मिलेगा लेकिन उसके साथ साथ बी और सी भी मिल गया. ठीक है, वही चीज बोल रहा है. देखो वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए. ठीक है, तो इनका टारगेट क्या था, इनका ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि यही तो बनाना ये चाह रहे थे. ठीक है, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा बट जॉइंटली बी और सी भी मिल गया. ठीक है, बी और सी भी जॉइंटली मिल गया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जॉइंट प्रोडक्ट. ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट ये इसके साथ जॉइंटली प्रोड्यूस हो गया. अब आगे पढ़ते हैं. द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग फॉर ए पीरियड वाज 8200. तो जो जॉइंट कॉस्ट तो यहाँ से हम लोग इनपुट जो दे रहे हैं, इनपुट का जो भी खर्चा हो रहा है सेपरेटली नहीं बताया, टोटल बता दिया कितना है. देखो टोटल 8200 रुपीज का हम लोगों ने खर्चा किया. फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ. प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद आउटपुट के हिसाब से हमें ए मिलना चाहिए था बट उसके साथ साथ बी और सी भी मिल गया. द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स आर 33 एंड 1/3%, 25%, 15%. बोल रहा है कि सारे प्रोडक्ट को अगर हम लोग बेचते हैं तो उस पे प्रॉफिट क्या क्या होगा, उस पे प्रॉफिट कितना परसेंट होगा वो बता रहा है. 33 एंड 1/3%. तो ए को बेच के प्रॉफिट है, यहाँ पर लिखते हैं, पेन को क्या हो गया, हाँ प्रॉफिट है
33 एंड 1/3% प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट ए को बेचेंगे। 33 एंड 1/3% ऑफ सेल्स बोला है, ठीक है। 33 एंड 1/3% ऑन सेल, सेल्स के ऊपर इतना प्रॉफिट कमाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, 25% और 15%। प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेल, 15% ऑन सेल्स, ठीक है। अच्छा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। इसके अलावा भी और भी खर्चा किया गया है। क्या खर्चा किया गया है, ए के ऊपर मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड का, मतलब ये फर्दर कॉस्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फर्दर कॉस्ट होगा, फर्दर कॉस्ट है 450, ठीक है। फर्दर कॉस्ट, तो इसको फिर से प्रोसेस किया गया और फर्दर कॉस्ट जो लगा इस पे लगा 450 ए पे, ठीक है। बी और सी, तो फर्दर कॉस्ट कितना कितना है, 450, 325, 150, टोटल वाला ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। टोटल इतना इतना फर्दर कॉस्ट जो है ये अप्लाई हुआ। फर्दर कॉस्ट अप्लाई होने के बाद ये सेल हो जाएगा कितने में, 6000, 4000, 2500। तो सेल वैल्यू जो है ये आ रहा है 6000, 4000 और 2500, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन, अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट, मतलब ये बताओ कि ये 8200 में ए को प्रिपेयर करने का खर्चा कितना हुआ, बी को प्रिपेयर करने का खर्चा कितना हुआ, सी को प्रिपेयर करने का खर्चा कितना हुआ। अभी देखो कैसे हम लोग कौन सा मेथड चूज करेंगे, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है कोई मेथड, तो हम लोग कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं। जब हमें कुछ नहीं बोलेगा देन हम लोग कोई भी मेथड अपने मन से कर सकते हैं। लेकिन देखो, क्या फिजिकल क्वांटिटी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास एबीसी का क्वांटिटी तो अवेलेबल है नहीं। अगर इनका क्वांटिटी अवेलेबल होता तो हम लोग सोच सकते थे इस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मेथड यूज करेंगे। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड को यूज करने के लिए फिर से वही क्वांटिटी का जरूरत है। वेटेड एवरेज मेथड को यूज करने के लिए फिर से वही क्वांटिटी का जरूरत है। तो ये तीन मेथड तो नहीं होने वाला। तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। सेलिंग प्राइस मेथड में हमें क्या करना है, सेल्स वैल्यू चेक करना है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितना होगा, फिर उससे हम लोग जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर सकते हैं। अब देखो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये तो जस्ट मैंने ड्रॉ करके बताया समझाने के लिए। तो सोल्यूशन देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट showing apportionment of joint कॉस्ट या जॉइंट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमें सेल्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेल्स के ऊपर डिपेंड करके ही कॉस्ट को अपोर्शन करना पड़ेगा। सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कितने में सेल हो जाएगा, सेल का खर्चा है 6000, 4000 और 2500। तो 6000, 4000 और 2500, ठीक है। तो टोटल हो जा रहा है 12500, क्योंकि 6000 और 4000 10,000, 12,500, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट लेस करने से हमें ये पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितना है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट लेस करने से क्या पता चलेगा, कोई भी एक प्रोडक्ट ए 6000 में बिक सकता है मार्केट में, तो ये प्रॉफिट लगा के ही बिका होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया प्रॉफिट हुआ है। लॉस भी हो सकता है बट लॉस तो नहीं बताए, प्रॉफिट बताए। तो अगर हम लोग प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट मिल जाएगा। कॉस्ट मतलब कितने से इसको बनाने का हमारा खर्चा आया, कितना खर्चा आया, ठीक है। 30 प्रॉफिट कितना है, 33 एंड 1/3% ऑन सेल। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 33 एंड 1/3 का मतलब हो जाता है 100। ये देखो, ये हम समझा देते हैं। 33 एंड 1/3 का मतलब हो जाता है 100/3%, है ना। 100/3%, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100। क्यों, क्योंकि जैसे 5% का मतलब होता है 5/100, तो वैसे 100/3% का मतलब होता है 103/100, ठीक है। तो कैसे एप्लीकेबल करेंगे, 6000 इंटू, और इसको अगर हम लोग मतलब इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है सिंप्लीफाइड करते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो 1/3। तो इसीलिए बोला जाता है 33 एंड 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब ये याद रख लो, क्योंकि मैंने समझा दिया क्यों होता है। अब याद इसीलिए रखना है कि हमें ऐसा फिगर जो है बार बार मिलता जाएगा क्वेश्चंस में, स्पेशली कॉस्ट में। तो 33 एंड 1/3% मतलब 1/3 होता है। तो 6000 के ऊपर 1/3 लगाओ तो प्रॉफिट हो जाएगा 2000, ठीक है।
तो प्रॉफिट हो गया 2000। अच्छा, बाकी भी प्रॉफिट हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25%। 25% 4000 पे, तो 25% अप्लाई करो 1000। एक सेकेंड। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये हो गया 1000 प्रॉफिट, और ये 15%, 2500 पे 375। नहीं, चेक करते, 375 हो गया क्या? 2500 इंटू 15%, हाँ 375 हो रहा है, ठीक है 375 ये हो गया प्रॉफिट। अच्छा, टोटल 3375। अब हम लोग लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, मतलब ए प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा हुआ वो मिल जाएगा, क्योंकि सेल प्राइस का मतलब ये होता है, सेल प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये कॉस्ट यहाँ पर दो पार्ट में लगा है वो बात अलग है, लेकिन हमें तो टोटल कॉस्ट ही मिल जाएगा दो पार्ट में, मतलब एक बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एक आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट जो है इसमें बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट दोनों ही इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर 4000 टोटल कॉस्ट आता है, यहाँ पर हो गया 3000, और यहाँ पर माइनस करने से 2125, तो ये हो जाएगा 9125, ठीक है, 9125 हो गया टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब ये टोटल कॉस्ट में दो तरह का कॉस्ट इंक्लूडेड है क्या? पहले 8200 का कॉस्ट इनकर्ड हुआ था तीनों पे, फिर ये अलग अलग इंक्लूड हुआ था। तो जो अलग अलग हुआ था वो हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग आफ्टर सेपरेट, मतलब आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट कॉस्ट, या फिर सेपरेट कॉस्ट जो है वो, या फिर ऐसे लिखते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये भी लिख सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। टोटल ये वाला तो कितना हो रहा है? 450, 325, 150, 450, 325, 150, तो टोटल कितना होता है? 925। तो देखते हैं कितना आ रहा है। 4000 माइनस 450, 3550, 2675, और ये हो गया 1975, ठीक है। तो 8200 हो गया। तो फर्दर कॉस्ट माइनस करने के बाद ये जो बचा हुआ है ये हो जाएगा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, है ना। देखो, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट यही वाला हो गया, क्यों? क्योंकि 8200 ही तो हम लोग का जॉइंट कॉस्ट था ना, तो हम लोग क्या किए, बैक कैलकुलेशन करके निकाल लिए। बैक कैलकुलेशन का मतलब है, सीधा सा बात है कि ए प्रोडक्ट को, बी प्रोडक्ट को, सी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोगों ने प्रोसेसिंग कॉस्ट दो स्टेप पे यूज किया। एक बार स्टेप 1 दैट इज ज्वाइंटली, फिर स्टेप 2 दैट इज सेपरेटली। तो इसका मतलब ये देखो, अगर हम लोग इसको इस तरह से समझने का कोशिश करें एक ही प्रोडक्ट को लेके, कि ए प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस मतलब हो जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना है? ए प्रोडक्ट 6000 में बिका, ठीक है, ए प्रोडक्ट 6000 में बिक गया। अब इस पे कॉस्ट क्या क्या लगा था? एक लगा था बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एक कॉस्ट लगा था, दैट इज जॉइंट कॉस्ट का एक हिस्सा, और आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और इस पे प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो अब देखो ये 6000 हो गया। बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है वो हमें नहीं पता, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो है 450,
ठीक है 450। और प्रॉफिट ये हमें पता है प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है कि 33 एंड 1/3 ऑन सेल, यानी कि 2000, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया 2000। तो ये क्वेश्चन मार्क आराम से निकाल सकते हैं। 6000 माइनस कर दो, ये इधर आ जाएगा 2450 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर देखो 6000 माइनस 2450 यानी कि 3550 जो हम लोग का आंसर आया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है तो इसका जो है प्रेजेंटेशन एक मायने रखता है, तो हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, तो प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, बाकी चीज वही है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे रहने देते हैं। क्वेश्चन मार्क का आंसर हो गया 3550। तो 3550 क्वेश्चन मार्क का आंसर। क्वेश्चन मार्क का मतलब बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना खर्चा हुआ था, इसी तरह से सभी का अगर निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए, क्योंकि बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट ज्वाइंटली 8200 का खर्चा किया गया था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 34 हो गया, 35 नंबर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है 35 नंबर में, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है a chemical process yield 60% of the material introduced as main product। एक केमिकल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जिससे 60% yield मतलब हमें आउटपुट मिलेगा एज मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट 60% एज आउटपुट मिलेगा, ए एंड बी बाई प्रोडक्ट ए अच्छा मेन प्रोडक्ट ए एंड बाई प्रोडक्ट बी 15%, बाई प्रोडक्ट सी 20% एंड 5% बीइंग वेस्टेज। तो ये देखो हम इसको पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर केमिकल प्रोसेसिंग चल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं केमिकल प्रोसेसिंग। केमिकल प्रोसेसिंग चल रहा है और हमें क्या क्या आउटपुट मिलेगा, ए बी और सी, जिसमें से ए जो है ये मेन प्रोडक्ट है, बी सी जो है वो बाई प्रोडक्ट है। बी और सी बाई प्रोडक्ट है और वेस्टेज है 5%। वेस्टेज मतलब जो बेकार, मतलब जिसका कोई यूज नहीं होगा, वेस्टेज। अब परसेंटेज भी लिख लेते हैं। ए जो है वो कितना परसेंटेज होगा, 60 था शायद, 60 15 25, 60 15 20 और वेस्टेज जो है वेस्टेज वो 5% है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इन द प्रोसेस प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। बोल रहा है कि एक रेशियो बताया गया है कि किस तरह से रॉ मटेरियल और लेबर का यूज हुआ है। तो देखो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी को बनने में जितना रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्ट सी को बनने में उससे आधा रॉ मटेरियल चाहिए। और 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1.5 टाइम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी को बनने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए, ए को उससे 1.5 गुना रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए। और प्रोडक्ट सी के लिए क्या बोला है कि प्रोडक्ट बी का जितना होगा उससे आधा सी के लिए चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये एजम्पशन लेना पड़ेगा कि प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए कितना हमें मटेरियल चाहिए। ठीक है, उससे हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट ऑफ बी एंड सी, 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। एक यूनिट बी बनाने में जितना टाइम लगता है, एक यूनिट सी बनाने में जितना टाइम लगता है, इस दोनों टाइम के टोटल का डबल ए को बनाने में लगेगा। और सी को बनाने में कितना टाइम लगता है, रिक्वायर्स द हाफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी। बी को बनाने में जितना टाइम लगेगा उससे आधा टाइम लगेगा सी को बनाने। ओवरहेड का रेशियो डायरेक्टली बता दिया है, नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट डेटा इनपुट दिया गया है 1000 यूनिट, जिसका कॉस्ट है 4600, तो ये रॉ मटेरियल का है। उसके बाद लेबर ओवरहेड, तो इनपुट कितना दिया गया है, यहाँ पर इनपुट लगा लेते हैं। इनपुट 1000 यूनिट, ठीक है, इनपुट 1000 यूनिट दिया गया है। यूनिट के हिसाब से अगर देखें और खर्चे के हिसाब से देखें तो रॉ मटेरियल 4600, क्योंकि रॉ मटेरियल का ही यूनिट होता है, तो ये रॉ मटेरियल 4600, लेबर 4100, ओवरहेड 6000।
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ए कितना यूनिट इसका मतलब हुआ होगा, तो 1000 का 60% यानी 600। ठीक है, 600 यूनिट ए प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, 1000 का 15% यानी 150 यूनिट बी प्रोड्यूस हुआ है, और 1000 का 20% यानी 200 यूनिट सी प्रोड्यूस हुआ है, और 1000 का 5% यानी 50 यूनिट वेस्टेज बना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियोज भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वो कर लेंगे, सोल्यूशन पीछे कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर मेन सोल्यूशन जो है वो कैसे होगा, तो ए कितना यूनिट बनेगा यहाँ पर वो दिखाना चाहिए हमें। 1000 इंटू 60% इक्वल टू 600 यूनिट। बी 1000, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन है तो इसलिए हम एक बार दिखा देते हैं। वहां पर तो मैंने दिखाया है, ये वो रफ वर्क के लिए दिखा रखा है मैंने। सी का हो गया 1000 इंटू 20%, 200 यूनिट, और वेस्टेज 1000 का 5% यानी 50 यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशियोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेटेरियल लेबर का, क्योंकि ओवरहेड का रेशियोज तो गिवन है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। मेटेरियल का रिक्वायरमेंट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मेटेरियल A is to B is to C। ठीक है, मेटेरियल का रिक्वायरमेंट कैसा था, देखो, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। एक यूनिट बी बनाने के लिए हम यहाँ पर रफली लिखते हैं, एक यूनिट बी को बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल का, ये सपोज रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल का जरूरत होगा, ठीक है, उससे 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हाफ, हाफ सी के लिए 1 यूनिट ऑफ बी का अगर इतना होगा तो 1 यूनिट ऑफ सी का कितना हो जाएगा, हाफ, इससे हाफ, इसका हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी लगेगा उसका आधा लगेगा। सपोज अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 यूनिट बी बनाने में 2 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो 1 यूनिट सी बनाने में अगर इसका आधा लगेगा, मतलब 1 यूनिट रॉ मटेरियल लगेगा, और ए का देखो, ए का 1.5 गुना लगेगा बी से, तो ए का 1 यूनिट बी ए बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, 2 का 1.5 गुना, तो यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, अब तुम लोग सोच सकते हो कि मैंने 2 ही क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया। 1 भी ले सकते हैं कि 1 यूनिट बी बनाने में 1 यूनिट रॉ मटेरियल लगेगा, तो 1 का आधा, 0.5 हो जाएगा, और 1 का 3 गुना 2 गुना कितना हो जाए, सॉरी 1 का 1.5 गुना 1.5 हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट पे आने से क्या होगा, इसका रेशियोज बनाने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने 2 मान लिया है। अगर 2 की जगह 3, 4, 5 कुछ भी लो होगा, बस क्या है, कैलकुलेशन हम लोग का ईज होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 यूनिट लिया है, ताकि 2 का आधा 1 कर ले, क्योंकि 1 का आधा करोगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने इस तरह से किया है। अब रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट देखो, 1 यूनिट बी बनाने में 2 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए, जबकि बी कितना यूनिट बन रहा है, 150 यूनिट बन रहा है। ठीक है, तो 150 इंटू 2। अच्छा, सी का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बनाने में 1 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए, और यहाँ पर सी बन रहा है 200 यूनिट। और ये वाला देखो, 3 इंटू 600, 1800, 300, 200, 18, 3, 2, 18:3:2, ये हो गया मेटेरियल वाला रेशियो। ठीक है, अब हम लोग लेबर वाला निकालेंगे, A:B:C। ठीक है, लेबर का भी देखो कैसे होगा। लेबर का यहाँ पर क्या बोला था कि प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ बी एंड सी, 1 यूनिट ऑफ बी एंड सी, और सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी। तो यहाँ पर लिखते हैं फिर से, 1 यूनिट बी के लिए लेबर जो है उसका रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सी का आधा होगा, तो फिर से वही 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2, सपोज 2
जो है आवर लगेगा। फॉर एग्जांपल आवर मान लिया मैंने, ठीक है। तो 1 यूनिट सी बनाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी 1 घंटा लगेगा। इसका आधा, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 आवर। और ए का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ए बनाने के लिए टाइम लगेगा बी और सी का 1 यूनिट बनाने का टोटल जितना टाइम लग रहा है। देखो, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी, इसका डबल। तो 3 का डबल 6 हो गया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 यूनिट बी बनाने में 2 घंटा लगता है, बी कितना यूनिट बना है, 150। 1 यूनिट सी बनाने में 1 घंटा लगता है और सी कितना बना है, 200। और 1 यूनिट ए बनाने में कितना टाइम लगता है, 6 घंटा, और ए कितना बना है, 600। तो यहाँ पर हो गया 3600 इज टू 300 इज टू 200। तो यहाँ पर रेशियोज करने से 36, 3 और 2, ये रेशियोज हमें मिल गए। अब हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है, जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको। स्टेटमेंट showing apportionment of joint cost। particulars बेसिस ऑफ एपोर्शन। अब देखो यहाँ पर हमें कोई मेथड ढूंढने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बोल ही दिया है कि रेशियोज यूज करके करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो हम लोग मेथड क्यों ढूंढे, ठीक है। हमें बोला है जो भी हमें एपोर्शन करना है, रेशियोज में एपोर्शन करना है। तो बेसिस ऑफ एपोर्शन, टोटल मेन प्रोडक्ट ए बाई प्रोडक्ट बी बाई प्रोडक्ट सी। अच्छा, क्या क्या खर्चा एप्लीकेबल हो रहा है, देखो मेटेरियल 4600, लेबर और ओवरहेड। तो मेटेरियल सबसे पहले लिखेंगे, मेटेरियल। मेटेरियल का खर्चा कितना है, टोटल है 4600। और मेटेरियल को एपोर्शन करने का रेशियोज क्या है, 18:3:2। 18:3:2 एपोर्शन कर दिया। अब एपोर्शन करेंगे तीनों में, 4600, और ये सबका टोटल कितना होगा, 18 + 3 + 2 यानी कि 23। तो 4600 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 18, 3600, ठीक है। फिर से 4600 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 3, तो ये हो गया 600। अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2, 400। मेटेरियल के बाद लेबर, लेबर का भी रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 36:3:2। और लेबर का टोटल खर्चा है 4100। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये टोटल कितना होगा, 36 + 3 + 2, ये हो गया 41। तो 4100 डिवाइडेड बाई 41 करने पे 100 आता है। तो 100 इंटू 36, 3600, 300, और 100 इंटू 2, 200, ठीक है। तो ये हो गया 4100 का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड का 611, 6000। तो 6 + 1 + 1, 6, 7, 8, 6000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, तो 4500 आ रहा है। डिवाइडेड बाई 6 कर लो, 750, 750, ठीक है। 750, 750। अब इसका टोटल करेंगे, 36, 36 और 45, 117, 11,700, ठीक है। 11,700। और ये कितना हो गया, 600 और 300, 900, 900 और 750, 1650। 1350, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने कॉस्ट जो है अपोर्शन कर दिया, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट है उसको हम लोगों ने इस तरह से अपोर्शन कर दिया। टोटल कॉस्ट कितना आया है चेक करके देख लो, 4600 प्लस 4100 प्लस 6000, टोटल कॉस्ट है 9300, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 9300 कैसे होगा, तब तो आंसर ही गलत आ जाएगा। 4600, 4100, 6000, हाँ 14700, इसी कॉस्ट को हम लोगों ने अपोर्शन किया। ये तीनों का टोटल जो है 14700 होना चाहिए, ठीक है। वो तो होगा ही क्योंकि इसका अपोर्शन ये, इसका अपोर्शन ये, इसका अपोर्शन ये, टोटल करके देख सकते हो। तो ये हो गया, जहां पर हमें मेथड का चॉइस नहीं करना पड़ा, बिकॉज मेथड हमें नहीं चूज करना है, हमें दे दिया है कि क्या रेशियोज यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब 36 नंबर देखो क्या बोल रहा है। The following data have been extracted from the books of Messrs Southern कोक कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो देखो इनका जॉइंट प्रोडक्ट कोक कंपनी लिमिटेड है, तो कोक के साथ साथ क्या इन्हें मिल गया है, कोल टार बेंजोल सल्फेट ऑफ एमोनिया गैस, ये सब मिल रहा है। यील्ड इन एलबी, एलबी एक मतलब यूनिट होता है ऑफ रिकवर्ड प्रोडक्ट पर टन ऑफ कोल। कोल को एक्सकर्शन जब हम लोगों ने किया, ठीक है, पर टन के हिसाब से ये सब उसके साथ साथ ज्वाइंटली हमें मिल जाता है, जो कोक कोल्टार बेंजोल सल्फेट ऑफ एमोनिया गैस, ये सब एक टन पे इतना एलबी का प्रोडक्शन, सॉरी इतना एलबी का आउटपुट हमें मिला है। द प्राइस ऑफ कोल इज 80 पर टन। एक टन कोल अगर हम लोग रिकवर्ड करते हैं तो उसके लिए खर्चा होता है 80 रुपीज। द डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट टू पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ आर 40-60। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ही करके दिखाते हैं, मेन क्वेश्चन में ही करके दिखा देते हैं। इनपुट हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, इनपुट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लेबर ओवरहेड स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब जॉइंट कॉस्ट लेबर ओवरहेड 40-60 पर टन टन ऑफ कोल। तो कोल कोल का खर्चा होता है 80 रुपीज, ठीक है। अच्छा, लेबर का खर्चा होता है 40 रुपीज और ओवरहेड का खर्चा होता है 60 रुपीज। तो टोटल खर्चा होता है 180। अगर ये 180 का इनपुट देते हैं एक टन के लिए, तो हमें आउटपुट के तौर पे क्या क्या मिल जाता है, कोक कितना 1420 एलबी, ये एक यूनिट है एक टन पे, ठीक है। कोल टार, ठीक है, कोल टार 120 एलबी। बेंजोल, बेंजोल जो है वो 22 एलबी। और एमोनिया सल्फेट, एमोनिया लिख देते हैं सिर्फ 26। और यहाँ पर गैस 412, ये मिल जाएगा एक टन एक्सकर्शन पर। ये सब यूनिट में है, ठीक है, यूनिट में, यानी हमें फिजिकल यूनिट मेथड यूज करना चाहिए। लग तो यही रहा है, आगे देखते क्या बोला, कैलकुलेट मटेरियल लेबर एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। अच्छा, यहाँ पर बोला है वेटेज के हिसाब से करो, तो वेटेज के हिसाब से मतलब ये देखो कौन सा कितना प्रोडक्शन हुआ है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। वेट मतलब कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है, वेटेज एवरेज नहीं बोला है, हमें बोला है इन ऑन द बेसिस ऑफ वेट, मतलब कितना कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट showing calculation of material labor and total cost of each product। पहले पर्टिकुलर, यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स लिख देंगे, पर्टिकुलर्स में क्या क्या आ जाएगा, मटेरियल लेबर और ओवरहेड, तो ये लिख लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना जगह हमें चाहिए। मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है।
और ये सबका टोटल भी लिख लेते हैं। मेटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है, मेटेरियल पे खर्चा हो रहा है 80 40 60, तो 80 40 और 60 यानी कि टोटल 180 रुपीज। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन सा कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, कोक, कोल टार, तो पहले कोक 1420 फिजिकल यूनिट लिख लिया कोक। अच्छा, फिर कोल टार 120, बेंजोल 22, बेंजोल 22, सल्फेट, सल्फेट 26, गैस 412, गैस 412। तो ये फिजिकल यूनिट हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारा डिस्ट्रीब्यूशन इस फिजिकल यूनिट पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ठीक है, तो एवरेज वेट तो नहीं बोला है। देखो, वेट रिलेटेड हमारे पास 3 मेथड है। पहला है फिजिकल यूनिट मेथड, हम दिखा देते हैं, फिर है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, फिर है वेटेड एवरेज मेथड। तो हमें तो एवरेज मेथड बोला नहीं है, तो ये 2 मेथड तो नहीं होगा। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि फिजिकल यूनिट नहीं बोल के इसका नाम थोड़ा सा अलग से यहाँ पर बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। वेट मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है, वेट मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। अगर हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट बोलता तो हम लोग एवरेज कर सकते थे, जो कि यहाँ पर हम लोग कर पाएंगे, लेकिन बोला नहीं तो नहीं करेंगे। वेटेड एवरेज, एवरेज तो कुछ बोला ही नहीं है, तो हमें कौन सा मेथड लेना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी मेथड। मतलब जितना फिजिकल क्वांटिटी में जो भी चीज प्रोड्यूस हुआ है, उस हिसाब से हम लोग कॉस्ट को एपोर्शन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, तो रेशियोज देख लो कितना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। रेशियो 1420, 120, 22, 26, 412। ठीक है, तो टोटल हम एक बार निकाल लेते कितना होता है। 1420 प्लस 120 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 412, तो टोटल 2000 हो रहा है। ठीक है, रेशियोज का जो टोटल है यहाँ पर लिख ले रहे हैं, टोटल 2000 हो रहा है। अब पहला डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटेरियल का 80 इंटू 2000। मेटेरियल वाला डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटेरियल वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा 80 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू, एक बार ये एक बार ये, इस तरह से होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 80 बाई 2000 सबसे पहले कर लेंगे, जितना भी आएगा। कितना आ रहा है, 0.04, अब इंटू होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा। तो 0.04 इंटू 1420, तो हो गया 56.80, 56.80। फिर 120, अच्छा, तो 120 हो जाएगा, तो 0.04 इंटू 120 यानी कि 4.8। अच्छा, 0.04 इंटू 22, 0.88, 26 इंटू 0.04, 1.04, 412 इंटू 0.04, 16.48। सिमिलरली हम लोग लेबर वाला भी कैलकुलेट करते हैं, तो लेबर का हो जाएगा 40 बाई 2000, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 बाई 2000 यानी कि 0.02। ठीक है, तो 0.02 इंटू 1420, 28.4। ठीक है, 0.02 इंटू 120, 2.4, 22, 0.44। एक्चुअली इसका आधा ही होगा ना, 0.4 अगर आधा है तो 0.02, सारे खर्चे का आधा कर दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला बेंजोल, बेंजोल ये 1 2 थर्ड नंबर पे 1 2 3 मतलब 26 होगा। अब 0.52, 8.24। अच्छा, इसके बाद ओवर एट, तो ओवर एट का कैसे हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2000, 0.03, 0.03 इंटू 1420, 42.6, 120, 3.6,
0.66, 26, 0.78, 12.36। अब ये सारा चीज हमें टोटल करना पड़ेगा। 56.8 प्लस 28.4 प्लस 42.6, तो ये हो गया 127.80। 4.8 प्लस 2.4 प्लस 3.6, 10.8, 0.88, 0.44, 0.66, 1.98, 1.04, 0.52, 0.78, 2.34, 16.48, 8.24, 12.36, 37.08। ठीक है, तो ये हो गया टोटल खर्चे का एपोर्शन, जो जॉइंट कॉस्ट था उसका एपोर्शन हो गया। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या बोल रहा है। ए फैक्ट्री एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल प्रोडक्शन कर रही है एक्स, एंड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन ए बाई प्रोडक्ट वाई इज प्रोड्यूस्ड विच आफ्टर ए सेपरेट प्रोसेस हैज कॉमर्शियल वैल्यू। बोल रहा है कि नॉर्मली ये लोग चाह रहे थे एक्स प्रोडक्ट बने, लेकिन बाई प्रोडक्ट के हिसाब से वाई भी मिल गया, तो इसका हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 37। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि फैक्ट्री एक केमिकल प्रोसेसिंग कर रहा था, केमिकल प्रोसेस, यहाँ पर केमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो इन लोगों को लगा था कि हमें आउटपुट के तौर पे एक्स मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ वाई भी मिला। देखो वही बोल रहा है, एक्स एंड द इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन ए बाई प्रोडक्ट वाई इज प्रोड्यूस्ड विच आफ्टर ए सेपरेट प्रोसेस हैज ए कॉमर्शियल वैल्यू। फिर वाई में कुछ प्रोसेस करना पड़ा, तब जाके ये कॉमर्शियली सेलेबल हुआ। ठीक है, कॉमर्शियल वैल्यू मतलब सेल करने के लिए इस पे कुछ और मॉडिफिकेशंस करने पड़े। ठीक है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ज्वाइंट एक्सपेंसेस क्या हुआ है, मेटेरियल लेबर ओवरहेड 10,000, 4,000, 2,500। तो ज्वाइंट एक्सपेंस मेटेरियल 10,000, लेबर 4,000 और ओवरहेड 2,500। 16,500 का टोटल जो है ये खर्चा लगेगा। देख लो टोटल करके। ठीक है, सेपरेट एक्सपेंसेस, अच्छा मतलब स्प्लिट अप पॉइंट के बाद सेपरेट यानी फर्दर एक्सपेंसेस, तो एक्स को फर्दर एक्सपेंस किया गया है। मटेरियल के लिए 2,000 का खर्चा किया गया है, लेबर के लिए 2,500 और ओवरहेड के लिए 1,400। तो एक्स पे जो फर्दर खर्चा हुआ है, ठीक है, फर्दर कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, कितना कितना इनकर्ड हुआ है, एक्स पे 2,000, 2,500, 1,400, 2,000, 2,500 और 1,400 अलग अलग मतलब सेक्टर पे, जैसे मेटेरियल पे 2,000, लेबर पे 2,500, ओवरहेड पे 1,400। ठीक है, और y जो है, y पे भी सेपरेटली मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड का खर्चा किया गया है 2800, 2500। तो ये मेटेरियल, फिर ये 2500, यहाँ पर यही सीक्वेंस में लिख रहे हैं, उतना जगह नहीं है तो शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। ये तो जस्ट समझने के लिए, ये करना एग्जाम में जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे करके करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। The output of the for the month was 150 क्विंटल ऑफ x, 50 क्विंटल ऑफ y। तो ये कितना बना है, 150 क्विंटल। x जो है वो 150 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ है, और y जो है वो कितना क्विंटल प्रोड्यूस हुआ है, ये हुआ है 50। ठीक है, इतना इतना यूनिट में ये प्रोड्यूस हुआ है। आगे क्या बोल रहा है देखो, सेलिंग प्राइस है 200 पर क्विंटल y का। The profit of product Y is 33 and 1/3% on cost. Prepare an account to show the cost of X पर क्विंटल। ठीक है, इसके पहले नोट डाउन करते हैं। सेलिंग प्राइस बोल रहा है प्रोडक्ट वाई, ये बिक सकता है कितने में, सेलिंग प्राइस है 200 पर क्विंटल, और इतने में बेचने पे प्रॉफिट कितना है
33.1/3% ऑन, ये सेल नहीं, ये कॉस्ट बोला था, देख लो, ये सेल नहीं, ये बोला है 33.1/3% ऑन कॉस्ट बोला है। हमें बोल रहा है कि अकाउंट बनाना है, सो द कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल, एक्स का कॉस्ट बताओ कि एक्स का कॉस्ट पर क्विंटल कितना है, ठीक है, ये हमें बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर फिजिकल यूनिट भी दे रखा है और सेल प्राइस भी दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग, हमें कुछ बोला नहीं कौन सा प्रोसेस यूज करना है, अगर कुछ नहीं बोलेगा ना तो हम लोग जो है सेल्स वैल्यू मेथड को ही यूज करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है किस तरह से जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, तो हम लोगों के पास जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए दो मेथड जो है हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी मेथड, क्योंकि हमारे पास यूनिट अवेलेबल है, दूसरा है सेलिंग प्राइस मेथड। तो कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा सेलिंग प्राइस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फॉलो करेंगे उसका हम नोट्स दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज करेंगे सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि वाई का ही हमें पता है, वाई का सेलिंग प्राइस कितना है, वाई का सेलिंग प्राइस है 200 पर क्विंटल और 50 क्विंटल वो बिक सकता है, तो 200 इंटू 50, 10,000, ठीक है। यहां से लेस कर देंगे प्रॉफिट, तो फिर से कॉस्ट मिल जाएगा। प्रॉफिट बोला है 33.1/3%, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट पे अगर 1/3 है तो सेल पे कितना होगा। तो इसका कैसे होता है, देखो ये हम दिखा देते हैं। 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये क्या है, ये है हम लोगों का कॉस्ट, ठीक है। तो सेल पे कितना होगा, तो प्रॉफिट हमेशा एक एक रुपया ही रहेगा, हमें सेल पे निकालना पड़ेगा, क्यों, हमारे पास सेल डेटा अवेलेबल है। तो प्रॉफिट 1 रुपया, ठीक है, ये सही है। तो 1 रुपया प्रॉफिट अगर हम लोग कमा रहे हैं, 3 रुपए में इसका कॉस्ट है, तो सेल कितना प्राइस हो जाएगा, 4 रुपया, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो 1 रुपया प्रॉफिट जब 3 रुपया कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस कितना, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट 4 रुपया, तो 1 रुपया प्रॉफिट जब 4 रुपया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट थोड़ी ना चेंज होता है, वो तो हम लोग प्राइस चेंज बताते हैं। तो 1/4, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000 का 1/4, 2500, तो प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, 7,500 हो गया टोटल कॉस्ट, जिसमें दो तरह का कॉस्ट एलोकेट है, एक जॉइंट कॉस्ट का पोर्शन और एक फर्दर कॉस्ट का पोर्शन। फर्दर कॉस्ट हमें पता है, फर्दर कॉस्ट कितना लगाया गया है, फर्दर कॉस्ट हम लोग लेस कर देते हैं। वाई पे फर्दर कॉस्ट लगा है 2800, 2500 और 1,000। यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 2800, 2500 और 1,000, 6,300। 1200 हो गया हम लोगों का, इसका मतलब फर्दर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब फर्दर कॉस्ट प्लस जॉइंट कॉस्ट, तो इसका मतलब कैलकुलेशन देखो, जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर कॉस्ट इक्वल टू 7,500, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 7,500, टोटल कॉस्ट मतलब जॉइंट कॉस्ट और फर्दर कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7,500 माइनस फर्दर कॉस्ट जो कि है 6,300, करने पे 1,200 आया। तो बचा क्या, जो बच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट, तो ये जो आ गया 1,200, इसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट अगर ये 1,200 आ रहा है फॉर एक्स, ठीक है, सॉरी फॉर वाई, तो एक्स के लिए कितना होगा, ठीक है, तो एक्स के लिए कितना होगा, तो जॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्स इज कितना हो जाएगा, टोटल जॉइंट कॉस्ट से वाई का पोर्शन माइनस कर देंगे, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 16,500, ठीक है, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 16,500, उसमें से अगर हम लोग 1,200 लेस कर देते हैं तो पोर्शन ऑफ एक्स निकल के आ जाता है 15,300, ये एक्स का पोर्शन निकल के आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने जॉइंट कॉस्ट तो आइडेंटिफाई कर लिया, हमें बोला है अकाउंट यानी लेजर बनाने बोला है, सो द कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल, एक्स का कॉस्ट पर क्विंटल अकाउंटिंग प्रोसेस में दिखाने बोला है। तो हम लोग सारा चीज लेजर बना लेंगे, पहले हम लोग जॉइंट कॉस्ट का लेजर बनाएंगे, जॉइंट कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। तो जॉइंट कॉस्ट कितना कितना हुआ है, ये 16,500 को लिखेंगे टू मेटेरियल, जैसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे, ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। टू मेटेरियल 10,000, 10,000, लेबर 4,000, टू लेबर 4,000,
टू ओवरहेड 2500, तो टोटल हो गया 16,500। अब ये खर्चा से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्स और वाई, टू एक्स अकाउंट बाई वाई अकाउंट। तो एक्स अकाउंट का खर्चा 15,300, वाई का खर्चा 1200, तो टोटल 16,500 का ये एपोर्शन हो गया। ये जॉइंट कॉस्ट अकाउंट हो गया। अब हम लोग एक्स अकाउंट और वाई अकाउंट दोनों ही बना देते। एक्स अकाउंट तो पहले हो जाएगा टू जॉइंट एक्सपेंस या फिर जॉइंट कॉस्ट। एक्स का है 15,300, ये क्रॉस पोस्टिंग कर दिया मैंने। अब एक्स का सेपरेट जो खर्चा है वो लिखना पड़ेगा, टू मेटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। 2,2500, 1,400, 2,000। अच्छा, तो टोटल कितना हो गया, 15,300 प्लस 4,500 प्लस 1,400, 21,200। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना हो जाएगा, 21,200 का टोटल खर्चा लगता है जब हम लोग एक्स को प्रोड्यूस करते हैं, और एक्स कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, 150, तो कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा 141.33, 141.33। यही पूछा था, एट द रेट ऑफ कितना होगा, टोटल 21,200, ये तो इधर ही आ जाएगा 21,200, यही पूछा था। अगर वाई के लिए भी पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं, तो हम वाई पूछा नहीं है, हम एक बार दिखा देते हैं। देखो पहले टू जॉइंट कॉस्ट, ठीक है, वाई का जॉइंट कॉस्ट कितना हो जा रहा है, 1200, टू मेटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। मेटेरियल लेबर ओवरहेड 2,800, 2,500, 1,000। हाँ, अच्छा टोटल कितना हो जाएगा, 2,000, 2,000, 4,000, एक 5,000, 5,000 और 800 प्लस 500, 1,200, तो 7,500 टोटल खर्चा। ठीक है, अब यहाँ पर बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,500 रुपए का खर्चा हुआ, और हम लोगों का प्रोडक्शन मिला 50 क्विंटल। ठीक है, 50 क्विंटल, तो डिवाइड करने से पर यूनिट पता चल जाएगा। पर यूनिट होता है 150 करके, एट द रेट ऑफ 150 पूछा नहीं है बट मैंने कर दिया। तो यहाँ पर 7,500, तो टोटल 7,500। ठीक है, हम लोग को सोल्यूशन में बस इतना ही पूछा था, लेकिन ये करने के लिए हमें ये करना जरूरी है, और ये जॉइंट कॉस्ट अकाउंट भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पर फिर बाई प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, जहां तक हम लोगों ने आज थ्योरी समझा, ये सेलिंग प्राइस मेथड तक हम लोगों ने कर लिया। अब ये बाई प्रोडक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, और बाई प्रोडक्ट का जो मेथड है उससे हम लोग ये बाई प्रोडक्ट का अकाउंटिंग कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग मेथड होता है, रिप्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, ये सब होता है। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट करेंगे अभी कंप्लीट भी नहीं होगा, बीच में रह जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाई प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं।